हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खीरे की खेती कैसे की जाती है और इसके लिए हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में, जहां पर हम आज ग्राम चाकरोद में हैं और इस खीरे के खेत में हम मिलने वाले हैं कृष्ण कुमार सेन जी से भी। उनसे विस्तार में आज हम चर्चा करेंगे कि खीरे की खेती कैसे की जाती है और इससे उन्हें क्या अनुभव रहा है और क्या फ़ायदे हुए हैं। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि खीरे की खेती में किस तरीके से खेत को तैयार किया जाता है, किस तरीके से बुआई होती है, सिंचाई व्यवस्था क्या होती है और खीरे की खेती में उसका पोषण कैसे किया जाता है, सुरक्षा कैसे की जाती है और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कटाई में किन बातों का ध्यान रखा जाता है और अंत में जो कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इससे आर्थिक लाभ कैसे होता है, कितना होता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके परिचय से। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम कृष्ण कुमार सेन है जी। मैं ग्राम चाकरोद का रहने वाला हूँ अच्छा। और यहीं पे पला बड़ा हूँ और इसके साथ में मैंने पढ़ाई लिखाई भी गांव के स्कूल से की। यहीं के सरकारी स्कूल से 10वीं पास किया। इसके बाद सुजालपुर में 11वीं और 12वीं पास किया। अच्छा, सुजालपुर आप कैसे जाते थे? सुजालपुर हम उस समय में साइकिल से जाते थे जी। अच्छा। तो 10वीं तक आपने पढ़ाई की? 10वीं तक तो गांव से पास किया 10वीं। हाँ। और 12वीं सुजालपुर। उसके बाद फिर आगे आपने मतलब क्या सोचा या खेती में आप किस तरह से आए? नहीं, 10वीं पास करने के बाद मैंने 12वीं तक भी पढ़ाई की। अच्छा। 12वीं पास भी हुआ। हाँ। और इसके बाद मेरा शादी हो गया। अच्छा। शादी होने के बाद में कुछ घर की स्त्रियां कमजोर थी, उस कारण पढ़ने से मन हट गया। अच्छा। और इसके बाद में मैं अपना जो रोजगार है वो उसकी तलाश में मैं खेती वाले काम में आ गया। अच्छा। और खेती वाले काम के साथ में मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया। अच्छा, कहाँ पर गए? 2 साल फर्टिलाइजर कंपनी है एरिस। हाँ। उसमें 2 साल जॉब भी किया। और उस जॉब में मेरा पढ़ाई का वो कम था। बाकी उन लोगों ने मेरे को बोला कि आप ये एरिया छोड़ के निमाड़ चलो। अच्छा। हम आपकी सैलरी डबल कर देंगे। बट मैंने उस समय नौकरी की बजाय खेती करना ज़्यादा पसंद समझा। अच्छा, तो आज के तारीख में अगर आपसे कहा जाए कि आपको नौकरी करना है या खेती, मतलब क्योंकि अब आपको दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, खेती का भी और नौकरी का भी, तो आप किस चीज़ को चुनेंगे? मैं खेती करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अच्छा, कोई खास कारण? खास कारण ये घर पे रहने को मिले उसके अलावा? नहीं, घर पे रहने वाली बात नहीं है सर जी। आपको परिश्रम दोनों जगह करना है। सही बात है। आप नौकरी करोगे तो उसमें भी आपको ड्यूटी समय आपको देना है और खेती करोगे तो इसमें जितना ड्यूटी समय आप ज़्यादा दोगे। खेती में कोई लिमिट नहीं है। हाँ। आप कितना पैसा कमा सकते हो। नौकरी की तनख्वाह फिक्स है। ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। और खेती एक ऐसा व्यापार है, अगर इसको परंपरागत ढंग से छोड़ के हाँ। और आधुनिक तरीके से किया जाए जी। तो खेती से बढ़कर ऐसी कोई बैंक नहीं है कि जो 100 दिन में पैसे को डबल कर दे। बहुत ही अच्छी बात कही। अगर हम ककड़ी की खेती के बारे में बात करें जी, तो आप बताएंगे कि ककड़ी की खेती क्यों की जा सकती है या परंपरागत खेती हम करते हैं उसको छोड़कर ककड़ी की खेती करने के क्या फायदे हैं, आप बताएंगे? खेती 2 प्रकार की होती है। एक तो अपने पूर्वज लोग जो करते आए हैं। हाँ। और आज भी जो कर रहे हैं जी, उसको परंपरागत खेती बोलेंगे। जो आज की आधुनिकता स्तर में देखा जाए तो वो सब बाजार भाव के ऊपर है। इंसान या किसान जो भी परंपरागत खेती करेगा, हाँ। गेहूं का उत्पादन लेगा या सोयाबीन का उत्पादन लेगा, उसमें वो इतना पैसा नहीं कमा सकता है। जी। और सब्जी भाजी की जो खेती करेगा जी। उसको व्यापारिक खेती बोलते हैं। हाँ। उसमें वो जितनी मेहनत करेगा उसमें हर दिन उसको पैसा नकद प्राप्त मिलेगा। और गेहूं और सोयाबीन की खेती एक ऐसी खेती है जो किसान के पास 6 महीने में एक बार पैसा देती है। सही बात है। और सब्जी भाजी में आप गिलकी लगा सकते हो, खीरा ककड़ी लगा सकते हो, मिर्ची लगा सकते हो, करेला लगा सकते हो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिक्स क्रॉपिंग के भी काफ़ी आपके पास हाँ, ऑप्शन जो भी क्रॉप है आप सब लगा सकते हो। उसको व्यापारिक खेती बोलते हैं। और परंपरागत खेती में आपको पैसे का प्रॉफिट बहुत कम होगा, वो साल में 2 बार ही होगा। और आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ता है और उसके लिए आपको बहुत समय तक इंतजार करना पड़ेगा। और अगर हम सब्जी या फल की करें, इस प्रकार से खेती करते हैं व्यावसायिक खेती, तो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता 6 महीने का। आपके पास उसमें कुछ ही समय में आपके पास लगातार पैसा आना चालू हो जाता है और अच्छे ढंग से पैसा आता है। जी। सेन जी, तो मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि खीरे की खेती करने के लिए खेत को कैसे तैयार किया जाता है
और बुआई जो करना होता है उसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है? जी सर, खीरे की खेती आपको करना है तो खीरे की खेती के लिए आपको गहरी हकाई करना पड़ेगी। अच्छा। उसके बाद जो ट्रैक्टर वाला जो वहाँ उपकरण है उससे आपको बेड बनाना है, जो ड्रिप लगाना है, मल्चिंग लगाना है, और उसके साथ में उसके बेसल डोज के जो फर्टिलाइजर डलते हैं, DAP हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, पोटास हो गया, ये चीज़ें आपको उस बेसल डोज में बेड के ऊपर डालना है और मल्चिंग लगाना है। और मल्चिंग लगाने के बाद उसमें जैसा सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम से मल्चिंग में छेद करके आपको प्रति छेद पे बीज को बोना है। अच्छा जी। और ये जो छेद करते हैं हमारे एक बीज डालने के लिए, वो कितनी दूरी पे किए जाते हैं? और दो जो हमारी लाइनें होती हैं, जो दो रो होती हैं, उनके बीच में कितना लगभग हमें डिस्टेंस? रो से रो की दूरी होती है 5.5 से 6 फीट। अच्छा। पौधे से पौधे की दूरी होती है 1 फीट। 1 फीट। जी। इसका कोई खास कारण? खास कारण यही है कि पौधे को दूरी मिलेगी तो वो अच्छा फलता है, फूलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हवा की क्रिया, इन चीज़ों के लिए उसकी दूरी निर्धारित करके रखना जरूरी है। और इसके लिए मतलब सिंचाई व्यवस्था कैसी? सिंचाई व्यवस्था के लिए कम पानी का खर्च के लिए हम खीरे की फसल में मल्चिंग और ड्रिप का हमेशा उपयोग करते हैं। मल्चिंग से हमारा खरपतवार का सबसे बड़ा उसमें बचाव हो जाता है। खरपतवार मल्चिंग के ऊपर उगता नहीं है। तो जैसा आप बता रहे थे कि एक साल में आप 3 बार खीरे की खेती कर लेते हैं। जी। तो क्या मल्चिंग भी 3 बार करना पड़ता है? नहीं, साल में मल्चिंग सिर्फ एक ही बार डलती है। अच्छा। जिसके ऊपर आप 3 बार कोई सी भी बेल वाली फसल ले सकते हो। अच्छा। खीरा की 3 बार ले सकते हो या बदल भी सकते हैं। हाँ, उसमें आप क्रॉप बदलोगे तो वो उसकी एज के हिसाब से चलेगा। हाँ। खीरा की क्रॉप आप एक ही मल्चिंग पे 3 बार ले सकते हो, या एक बार खीरा लेने के बाद आपने मान लो करेला लगा दिया तो फिर 2 फसल ही होगी आपकी। अच्छा, करेला ज्यादा टाइम लेगा? करेले की लाइफ ज्यादा है और खीरे की लाइफ 100 दिन है। 100 दिन। तो आप जैसे साल भर का अगर हम कैलेंडर देखें जी, तो किन किन महीनों में आप बुआई करते हैं खीरे की? खीरे की हमारी सबसे पहली जो बुआई होती है वो जून के महीने में होती है। जून के महीने में? जी। ठीक है। और दूसरी जो बुआई होती है वो हमारी अक्टूबर के महीने में होती है। अक्टूबर के महीने में? जी। ओके। और तीसरी जो बुआई होती है हमारी फरवरी फर्स्ट वीक में होती है। तो जिससे आप शायद अप्रैल तक उसकी फसल ले लेते हैं? वो अप्रैल मई तक चलती है। फिर उससे 1 महीने के लिए हम खेत को रेस्ट करते हैं, उसकी हकाई जुताई वगैरह सब करके उसको रेडी करने के लिए अगले वर्ष का प्लान करने के लिए उसको छोड़ देते हैं। खीरे की खेती में हमें पोषण का कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, और कौन कौन से क्या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, और कैसे रखरखाव करना होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है सुरक्षा के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अपन खीरे की बोनी करते हैं जी। 5 से 6 दिन में आपके सारे पौधे उग के तैयार हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद समय के हिसाब से और अपने वातावरण और जलवायु के हिसाब से जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा उसमें समय समय पर अपने को फर्टिलाइजर चलाना है ड्रिप से। अच्छा। हाँ, आधा किलो से 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको 19-19 फर्टिलाइजर चलाना है। मच्छर लग रहे हैं तो मच्छर की दवाइयाँ डालनी है। आप मार्केट वाली दवाई डाल सकते हो या ऑर्गेनिक दवाई डाल सकते हो। आप क्या प्रेफर करते हैं? आप क्या डालना मतलब आपको लगता है जो इफेक्टिव भी है और फायदेमंद भी है और ज़्यादा अच्छी बात है? मैं तो अभी मार्केट से क्या है रसायन वाली दवाइयों का उपयोग करता हूँ, क्योंकि अकेला होने के कारण क्या है ऑर्गेनिक दवाइयाँ बनाने में समय काफ़ी लगता है, वो मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ अकेला होने के कारण। बाकी ऑर्गेनिक दवाइयों से फसल का उत्पादन भी अच्छा रहेगा और मानव के शरीर की वैलिडिटी भी ज़्यादा रहेगी। स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन हमारे खुद के कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जिससे हम कि समय समय पर ऑर्गेनिक चीज़ों का नहीं उतना उपलब्धता समय पर नहीं हो पाती। जी, सही कहा आपने। तो इसके अलावा और कोई बात का हमें ध्यान रखना चाहिए? जैसे रखरखाव, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने बांस वगैरह लगा रखे हैं, कुछ तार वगैरह भी लगा रखे हैं, तो इनका क्या उपयोगिता है, ये कितना ज़रूरी है? ये खीरा की जो फसल है इसकी बेल की लंबाई मिनिमम 5 फीट से लेकर 15 फीट तक जाती है। जी। तो उसको तार और बांस के ऊपर लगाने से उसका उत्पादन ज़्यादा रहेगा। अच्छा। उसकी सर्विस भी ज़्यादा आएगी। जी। तो उससे किसान को हर चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। अच्छा। तो समय समय पे उसमें उतार चढ़ाव आता है। मेन उसमें टेम्परेचर का काम है। आर्द्रता रहेगी तो बीमारी आएगी, गर्मी बढ़ेगी तो बीमारी आएगी। उस समय पे आपको दवाइयों का और बीमारियों का विशेष ध्यान रखना है, जिसका अपन अपनी फसल को बचा सकें और समय पे दवाई डाल सकें। तो कोई मतलब मुझे लगता है कि शायद आपके मूवमेंट में दवाई वगैरह छींचने में भी इस व्यवस्था का काफ़ी मदद मिलती होगी इससे आपको।
और हार्वेस्ट में भी इसका कोई फायदा तो यही कि आपको मतलब कुल मिला के इस व्यवस्था से चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित रहती है और है। पौधे को भी ज़्यादा सुविधा मिलती है अपनी ग्रोथ के लिए। जमीन पे लगा हुआ माल हमेशा टेढ़ा आएगा हाँ। और तार बांस पे लगा हुआ खीरा एकदम सीधा आएगा, जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। हाँ, यही जगह पे मैंने खीरा को देखा, वो डायरेक्ट जमीन के ऊपर फ्लैट करते हैं। तो फ्लैट तो करते हैं, बाकी उनके माल की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो उतनी अच्छी नहीं होती है। उनका फल टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा आता है। अच्छा। और तार बांस वाले खीरे का फल एकदम सीधा रहता है और अच्छी क्वालिटी वाला आता है। चलिए अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो खीरे की फसल है उसमें किस प्रकार से हार्वेस्टिंग होती है, कितनी बार हार्वेस्टिंग होती है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है हार्वेस्टिंग करते वक्त। जी सर, जब अपन खीरे की बोनी कर देते हैं जी, तो उसकी हार्वेस्टिंग उसकी वेराइटी के ऊपर डिपेंड करती है। कोई वेराइटी 40 दिन में फल देना चालू कर देती है और कोई सी वेराइटी 45 से 50 दिन में फल देना चालू करती है। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 50 से 55 दिन में कोई सी भी वेराइटी लगा लो आप, उसकी तुड़ाई चालू हो जाती है और उसकी तुड़ाई प्रति एक दिन छोड़ के मतलब 40 से 50 दिन उसकी हार्वेस्टिंग चलती है कंटिन्यू। एक दिन का गैप आता है, आज तोड़ा तो कल नहीं तोड़ना, परसों फिर तोड़ना है। तो उसमें स्टेज बाई स्टेज जब खीरे का एज 65 दिन पार होने पे वो फुल हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। यानी कि एक बीघे से 7 से 8 क्विंटल का वजन आपको एक दिन छोड़ के तोड़ने पे मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इस फसल में इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से समय के मामले में या कॉस्ट के मामले में, कि हर दिन हमें या तो खुद तोड़ना पड़ेगा या तो हमें लेबर चाहिए होंगे? लेबर से काम होगा। आप अगर बड़े स्तर पे इसका फसल उत्पादन लेंगे जी तो आपको लेबर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वजन इसका टनों में जाता है। प्रतिदिन कुंटलों से पैदा होता है, तो बगैर लेबर से ये काम संभव नहीं है। और ऐसा कोई मशीन से तो हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती? मशीन से हार्वेस्टिंग होना संभव नहीं है। संभव नहीं है, आपको लेबर ही चाहिए होंगे। बेल वाली फसलों का हार्वेस्टिंग हमेशा हाथ से ही होता है, इसमें कोई मशीन का रोल नहीं है। सेन जी, तो खीरे की खेती के जी सबसे महत्वपूर्ण पहलू के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट रहता है शुरू से लेके आखिरी तक पूरी खेती में जी, और हमें लगभग कितना प्रोडक्शन मिल पाता है या कितना लाभ हो पाता है? जी, शुरू से लेके आखिरी तक सर 1 एकड़ में जी 8 से 10 हज़ार रुपये का मल्चिंग डलता है जी, 15 हज़ार रुपये का ड्रिप डलता है जी, और इसके बाद में बीज का देखा जाए जी, तो यही 9 से 10 हज़ार रुपये का बीज लगता है 1 एकड़ में। ठीक है। इसके बाद उसमें तार और बांस वो लगता है 30 से 40 हज़ार रुपये का। अच्छा जी, इन सब चीज़ों को मिला के दवाइयाँ 10 हज़ार से 12 हज़ार रुपये। वो दवाइयों का पूरा जो मेन गणित है वो क्लाइमेट के ऊपर चलता है। अच्छा, 5 हज़ार रुपये की दवाई में भी 1 एकड़ का खीरा हो सकता है या 12 से 15 हज़ार रुपये की दवाई में भी 1 एकड़ का खीरा जरूरत के हिसाब से वो समय के अनुसार ही दवाई का इस्तेमाल करना है जी। इसके अलावा और कोई एस्पेक्ट? उसमें फर्टिलाइजर का भी रोल आता है। 12 से 15 हज़ार रुपये का फर्टिलाइजर 1 एकड़ में लगता है, जो ड्रिप के द्वारा चलाया जाता है। ड्रिप के द्वारा चलाया ये अच्छी बात है कि पानी और दवाई का सिस्टम थोड़ा सा ड्रिप की वजह से मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो आप तुड़ाई करवाते हैं या अन्य चीज़ करते हैं जिसमें आपको लेबर की आवश्यकता होती है, उनका मतलब अगर एक फसल की बात करें तो लगभग शुरू से आखिरी तक लेबर की कितनी कॉस्ट चली जाती है आपकी 1 एकड़ में? 1 एकड़ में हम मैक्सिमम 33 से 40 हज़ार रुपये का लेबर हमारा शुरू से लेके मल्चिंग चढ़ाने से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग करना और पौधे जब सूख जाते हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना, वहाँ तक 33 से 40 हज़ार रुपये का हमारा लेबर कॉस्ट आ जाता है। एक पौधे की पूरी लाइफ में जो सपोर्ट रहता है, एक पौधे की जो लाइफ है, अपनी खीरे की जो फसल होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वहाँ से 1 एकड़ में 33 से 40 हज़ार रुपये का अपना लेबर खर्च आ जाता है। और कोई इसके अलावा किसी प्रकार का और कोई खर्च नहीं है? ये सारी चीज़ें उसके साथ ही। अब जैसे मान लीजिए एक फसल की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में जब हम खीरे की एक फसल लेते हैं तो लगभग पूरा हर प्रकार की तुड़ाई मिला के कितना प्रोडक्शन आ जाता है? 1 एकड़ का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो अगर मौसम ने साथ दिया और कीट पतंगों का अभाव कम रहा, जलवायु अच्छी रही, तो अपने को 1 एकड़ से 200 क्विंटल से लेके 250 क्विंटल तक खीरे का उत्पादन आ सकता है। तो मैंने अभी गए वर्ष मैंने अच्छी तरह से उत्पादन लिया, उसमें 130 से 140 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से मैंने खीरा निकाला। तो और ये मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मात्रा में आपने खीरा निकाल दिया, तो इसका कितना मतलब आपको कीमत मिल जाता है मार्केट मंडी में? इसका एक गणित अगर देखा जाए जी, तो जैसे आपने 100 रुपये का खीरा बेचा बाजार में, तो आपको 40 रुपये या 50 रुपये खर्च करना पड़ेंगे, 60 रुपये आपको पूरे बच रहे हैं। हाँ।
और किस किस भाव में आपने अभी तक इसकी फसल को बेचा? वो पूरा जो आपका जो प्रॉफिट है हाँ वो मार्केट के रेट के ऊपर पूरा डिपेंड है। बिल्कुल। अगर आपका खीरा 15 रुपए से 25 रुपए के बीच में बिकता है तो आपको प्रॉफिट बहुत शानदार होगा। और आपका खीरा 5 रुपए से 12 रुपए के बीच में बिकता है तो आपको एक बीघे से मतलब 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति बीघे के हिसाब से आपको शुद्ध प्रॉफिट मिल पाएगा। और वही 15 से 25 अगर बिका तो वही एक बीघे से 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपका प्रॉफिट जाएगा। सारे फसल के खर्च काटने के बाद उसमें लाइट के बिल ले लो आप, आपके बाइक के बिल ले लो, आपकी जो भी खेती से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उन सब चीज़ों का खर्च निकालने के बाद आपको इन बाजार के रेटों के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है। सरकारी योजना या सरकारी विभाग की तरफ से या एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको किस प्रकार की मदद मिलती है? आर्थिक मदद मिलती है या किसी प्रकार की समझाइश मिलती है, कुछ सुझाव मिलते हैं, ऐसा कुछ मिला आपको? नहीं सर, अभी तक हम क्या है सरकार के पास कोई मदद के लिए गए नहीं जी। क्योंकि मेरे पास जो ज़मीन का जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा है। अच्छा। उसके ऊपर मेरे को क्या है आवेदन नहीं हो पाते हैं, ऑनलाइन में पंजीयन नहीं हो पाता है। मेरे पास 1 एकड़ है और दूसरा 1 एकड़ है, दोनों के पंजीयन हो चुके हैं। बाकी सरकारी अभी तक कोई मेरे को अनुदान नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिली। और पहली बात यह है कि हमने उसके लिए कोशिश भी नहीं किया। सेन जी, अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जी, उनको आप किस प्रकार से क्या सुझाव देना चाहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति या कोई किसान खीरे की खेती का जिनको अभी अनुभव नहीं है लेकिन आपके वीडियो से आपकी जानकारी से प्रोत्साहित होकर अगर करना चाहते हैं जी, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्यों करना चाहिए खीरे की खेती? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा अनुभव। मेरे को आज खीरा की फसल करते करते 12 वर्ष हो गए जी। मैं भी किसी दूसरे जिले में जाके किसान भाइयों की मदद से, उनकी प्रेरणा से, उनके कार्य पर देखकर प्रेरित हुआ था और मैंने सबसे प्रथम बार में 1 बीघे का खीरा लगाया था। अच्छा। और उसमें सफलता भगवान के आशीर्वाद से इतनी अच्छी मिली थी कि उस सफलता को देखते हुए आज मेरे गांव से 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 250 बीघे का खीरा लगता है और वो सारे मेरे मित्र लोग हैं। क्या बात है। और वो मेरे से इतने प्रभावित हुए हैं। वो टमाटर का उत्पादन करते थे, मिर्च का उत्पादन करते थे, बाकी उन फसलों की अपेक्षा खीरे वाली फसल में सबसे कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना सबसे लाभदायक धंधा बना खीरा का साबित हुआ है। आज की कंडीशन में मेरे एरिया में 20-20 बीघे के फार्मर हैं जिन्होंने ड्रिप और मल्चिंग के ऊपर खीरे की फसल का बहुत शानदार उत्पादन ले रहे हैं और बहुत शानदार पैसा कमा रहे हैं। और नए किसान भी, मैंने इस वर्ष भी 2 किसानों को लगाया हुआ है, खीरा लगवाया आगे देके, और उन्होंने भी इस वर्ष भी बहुत अच्छा पैसा कमाया। अच्छा। आज की कंडीशन में देखा जाए तो 20 रुपये 15 रुपये किलो के रेट से खीरा बेच रहे हैं और अच्छा अपना मुनाफा कमा रहे हैं। और नए किसान भाई भी जो भी आना चाहें वो खीरे की खेती कर सकते हैं। लाभ का धंधा है, प्रॉफिट का धंधा है। तो आप बताएंगे कि 1-2 बातें जिनका खास ध्यान रखना चाहिए अगर कोई नया किसान खीरे की खेती करना शुरू करने वाला है तो? जी, किसान से कहना है वो जो भी कृषक भाई है, जो पुराना अनुभवी किसान है, खीरे की खेती कर रहा है, उसके मार्गदर्शन में महीने 2 महीने 6 महीने रह के उसकी मतलब उसके अनुसरण में रह के उससे कुछ चीज़ों को सीखना, समय समय पे उनके कुएं पे जाना, वो खेत में क्या कर रहे हैं, वो बांस कैसे लगा रहे हैं, तार कैसे लगा रहे हैं, बीज को कैसे बो रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको खीरा वाले किसान के पास जा जाके उनसे सीख के आप भी खीरे को अच्छी तरह से उत्पादन में ला सकते हैं। कृष्ण कुमार सेन जी, इतना विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए जी और अपने खेत में हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है आपसे बात करके और इस वीडियो को देख के सभी व्यूअर्स को लगा भी होगा कि खीरे की खेती कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है और इसको हम किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो अगर आपकी किसी प्रकार के क्वेश्चन हैं तो आप वीडियो में कमेंट्स करें और डिस्क्रिप्शन में भी अन्य जानकारी के लिए आप जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।